तो यार फॉर्मूला ना याद होने की वजह से 20 से 30% क्वेश्चन हम कई बार एग्जाम में नहीं कर पाते। नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है और कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्मूले याद ना होने की वजह से हमसे क्वेश्चन ना बन पाए। इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हर चैप्टर को कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे ताकि नीट एग्जाम में जितना बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं उतना दे दें। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती हैं उससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सब कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे बात करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो चुकी है, तो इसके रूल समझ लेते हैं। रूल ये कहता है कि भैया कोई भी डेटा अगर हमें दिया है उसमें जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 दे रखा है, सारे नॉन जीरो हैं, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मान लो 715 नंबर अगर आ रहे हैं तो उसमें तुम्हारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो उसके बारे में अगर बात करी जाए तो अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट है, चाहे नंबर में डेसिमल ना हो या डेसिमल हो। जैसे यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां पर इन जीरोस को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन क्या हो अगर नंबर प्योर डेसिमल हो? प्योर डेसिमल का मतलब डेसिमल के लेफ्ट प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, वो जीरो है, और डेसिमल के बाद लगातार जीरो स्टार्ट हो रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद लगातार जीरो स्टार्ट हो जाएं और थोड़ी देर बाद नॉन जीरो नंबर आए तो इन सारे जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इस डेटा में सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं हमारे पास या डिजिट्स हैं। लेकिन अगर नंबर प्योर डेसिमल नहीं है, उसके पहले कोई नंबर आ चुका है नॉन जीरो, तो ये सारे जीरो अपने आप क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट बन जाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग कि 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। इसलिए यहां पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएंगे। आगे बात करी जाए अगले रूल के बारे में, तो अगर नंबर प्योर डेसिमल में दे रखा है तो नॉन जीरो नंबर के बाद जितने जीरो आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ऐसे ही अगर डेसिमल के बाद पहले कोई नॉन जीरो नंबर है और बाद में सिर्फ जीरो है तो इन्हें भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है और किसी नॉन जीरो के बाद बस जीरो आते ही जा रहे हैं तो इन सबको नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है। ऐसे ही यहां पर 715 के अगर बहुत सारे जीरो आ गए तो अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो ये सारे जीरो हमारे काम के नहीं है, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। रूल नंबर 6 कहता है अगर कोई नंबर किसी पर्टिकुलर यूनिट में गिवन है तो उस नंबर में जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं यूनिट बदलने पर वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलेंगी। अगर मान लो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो भी 4 रहेंगी और अगर सेंटीमीटर में जाओगे तो भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही रहेंगी। यूनिट के बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बदलती नहीं है। फिर अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होने से पहले टोटल मास और रिएक्शन होने के बाद टोटल मास हमेशा बराबर आता है। पर याद रखना ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर, रेडियोएक्टिव रिएक्शन के ऊपर होल्ड नहीं करता है। फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है या उनके नंबर ऑफ एटम हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे वाटर में अगर हम एग्जांपल के तौर पे बताएं तो उसमें मास वाइज अगर बात करी जाए तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो डजंट मैटर ऑफ वाटर कैसे बना रहे हो, 2:16 आएगा। 2 मास हाइड्रोजन से आया, 16 मास ऑक्सीजन से। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो अगर निकाले वो भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें बस हमें नंबर लेना होगा तो 2:1 आएगा। थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ये बोलता है कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे वाटर H2O भी बना सकते हो और H2O2 भी, तो इसमें अगर एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा ये भी इंटीजर में ही आएगा। यहां पर कोई डेसिमल नंबर नहीं आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे अच्छे से याद रखना। फिर नेक्स्ट आ जाता है यार मोल कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं AMU, जिसे एटॉमिक मास यूनिट का एब्रीविएशन भी बोलते हैं। तो AMU की डेफिनेशन याद रखना, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि 1 AMU में 1/12 मास होता है 1 कार्बन 12 एटम का। अब क्योंकि AMU मास की एक यूनिट है तो उसका ग्राम और केजी से रिलेशन होगा। वो रिलेशन याद रखना, 1 AMU में 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होते हैं। केजी के लिए यहां पर 10⁻27 आ जाएगा। अब अगर न्यूमेरिकल में मान लो कहीं तुम्हें 1.66 इस्तेमाल करना पड़े तो तुम्हें फ्रीडम होती है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके इधर उधर मत जाना। इसी के हेल्प से मास ऑफ प्रोटॉन निकाले तो वो 1 AMU आता है। न्यूट्रॉन भी लगभग 1 AMU ही आता है, हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास AMU में 1/2000 टाइम होता है ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना।
बाकी आगे बात करें मॉलिक्यूलर मास, तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम के मास को जोड़ दोगे, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। अब अगर सारे एटम का मास तुम एमयू में लोगे तो आंसर एमयू में ही आएगा, और मोस्ट ऑफ द एटम के मास जो हमने रटे होते हैं वो एमयू में ही है। हाइड्रोजन का मास 1 एमयू में हम काउंट करते हैं, सोडियम का 23 जो हम बोलते हैं वो एमयू में होता है। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस। मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड के लिए निकाला जाता है, फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है। बट कई बार हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकल करेक्ट वर्ड फॉर्मूला मास ही होता है, ये बात अच्छे से याद रखना। इसमें हमें क्या करना होता है, आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयंस हैं उनके मासेस को जोड़ देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे NaCl, अगर मान लो NaCl का मुझे फॉर्मूला मास निकालना है तो Na और सोडियम, Na और क्लोरीन के मास को मैं जोड़ दूंगा, उससे बन जाएगा यहां पर NaCl का फॉर्मूला मास। तो याद रखना फॉर्मूला मास वर्ड एक्यूरेट होता है आयनिक कंपाउंड के लिए और मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, आयनिक कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, फॉर्मूला होता है। बाकी इक्विवेलेंट मास के बारे में ये सारे डेटा है कि कैसे हम अलग अलग चीजों का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, इसे हम लोग जब नॉर्मलिटी कवर करेंगे तब करेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि यार मोल कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में या कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास 1 मोल है तो उसके पास तुम्हारे पास 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मोल को केमिस्ट्री का डजन भी बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास 1 डजन होती है तो वो तुम्हारे पास 12 यूनिट होती है, ऐसे ही तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज 1 मोल है तो तुम्हारे पास वो 6.02 × 10⁻23 होती है। इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। और एक बात याद रखना, एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग Na या N0 से भी डिनोट करते हैं, और ये A हमेशा कैपिटल लेना है। इसमें नेक्स्ट टर्म आता है यार मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसे हम लोग बुलाते हैं मोलर मास। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो एमयू में होता है और जो मोलर मास होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है। एग्जांपल से देखो, मॉलिक्यूलर मास अगर मैं ग्लूकोज का उसके फॉर्मूले से निकालूं तो 180 एमयू आता है, और अगर मैं मोलर मास पूछूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 180 ही आएगी, बस यूनिट एमयू की जगह ग्राम पर मोल बन जाएगी। आगे बात करें एसटीपी कंडीशन क्या होती है, तो अगर गैस को 0 डिग्री पर रखा है टेम्परेचर पे तो, और प्रेशर लिया है अगर तुमने 1 atm, तो इसे बोला जाता है एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। प्रेशर कई बार 1 atm की जगह 1 बार भी ले सकते हो, अपने लिए लगभग ये दोनों बराबर ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी 1 मोल गैस है तो वो हमेशा एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मोल एल्गोरिथम। मोल एल्गोरिथम हमें हेल्प करता है मोल के क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें दे रखी है जो इस डब्बे में है, उससे दूसरे डब्बे पे कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें मास ऑफ वाटर दिया है और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो इस डब्बे की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस डब्बे पर पहुंचना है, तो हम बस इसको फॉलो करके पहुंच सकते हैं। तो मास दिया है, मास को मोलर मास से डिवाइड करो, मोल्स निकालो, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ऐसे ही किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो गैस के वॉल्यूम को एसटीपी पर 22.4 से डिवाइड करो, मोल्स आएंगे, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उल्टा करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएंगे, मोल को मास में निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इस मोल एल्गोरिथम को फॉलो करके कोई भी एक डब्बे की इंफॉर्मेशन अगर दे रखी है तो दूसरे डब्बे पर पहुंच सकते हो बहुत इजीली। बस एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना चाहूंगा, अगर यहां पर तुम्हें मास ऑफ कंपाउंड दिया है और जब इस रूल को फॉलो करोगे तो यहां मास ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, बट कई बार न्यूमेरिकल में हमसे उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम का नंबर पूछ लेते हैं। जैसे कि मान लो वो पूछ लेंगे 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो। अब यहां पर एक बात याद रखना, आपको ये तो दिखाई दिया मास ऑफ वाटर दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो हम इसको फॉलो करने लग गए। पर याद रखना जब आप वाटर के लिए इसको फॉलो करोगे तो यहां पर हाइड्रोजन एटम नहीं आएंगे, यहां पर आएगा वाटर के मॉलिक्यूल। इसके आगे बस आपको छोटा सा काम करना होगा, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है तो n नंबर ऑफ वाटर में n इंटू 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा देना, आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो हाइड्रोजन एटम के बजाय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछे जाए तो आप बस वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेना और उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। पर याद रखना कंपाउंड के लिए जब आप सॉल्व करते हो तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स कभी नहीं आते। एटम सिर्फ यहां पर तब आएंगे अगर आपको मास ऑफ कोई एलिमेंट दे रखा है, सोडियम दे रखा है तो यहां सोडियम के एटम आएंगे, यहां पर मास ऑफ आयरन दिया हुआ है तो आपको आयरन के एटम मिलेंगे। एलिमेंट के लिए एटम मिलेंगे, कंपाउंड के लिए यहां मॉलिक्यूल मिलेगा। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आगे यूनिटरी मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आगे बात करें यार एवरेज एटॉमिक मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मुझे इस बार ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास यूनिवर्स में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अलग अलग आइसोटोप्स में होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं,
उसमें सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उन्हें आइसोटोप बुलाते हैं, और उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो मान लो अलग अलग एटम के आइसोटोप्स हैं तो उनके मासेस अलग अलग हैं। मान लेते हैं पहले आइसोटोप का मास एटॉमिक मास A1 है, दूसरे का A2, तीसरे का A3, और ऐसे हमारे पास अलग अलग एटॉमिक मास हैं। और इन अलग अलग एटॉमिक मास वाले आइसोटोप्स के नंबर ऑफ एटम N1, N2, N3 दे रखे हैं। तो अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे टोटल मास निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मास आ जाएगा टोटल, फिर ऐसे ही N2, A2 से A2 का टोटल मास, N3, A3 से A3 वाले का टोटल मास, ऐसे ही N4, N4 के लिए, N5 के लिए, सबके लिए कर लेंगे। तो ऊपर आ गया टोटल मास, डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। कई बार नंबर ऑफ एटम की बजाय हमें परसेंटेज दिया जाता है, तो परसेंटेज के केस में बस नंबर ऑफ एटम को हम परसेंटेज से इंटरचेंज कर देंगे, और परसेंटेज की टोटल क्वांटिटी 100 होती है तो डिनोमिनेटर में हम सीधे 100 ले आएंगे। जिस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं ऐसे एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकाला जा सकता है। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास में बस फॉर्मूले में एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर किसी जगह पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मिक्स हैं तो वो कोई आइसोटोप नहीं है, वो बना लेंगे एक मिक्सचर। तो एक्चुअल में एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो निकलता है वो मिक्सचर का निकलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर एक मिक्सचर है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, मिक्सचर है। तो एयर का आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, जबकि खुद वो कोई कंपाउंड नहीं है, बट मैथमेटिकली उसे निकालना पॉसिबल है और पूछा भी जा सकता है। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला, एटॉमिक मास की जगह बस हम लोग मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। सेम बात परसेंटेज के लिए भी आती है। अगर परसेंटेज में हमें यहां पर डेटा दिया हुआ है, जैसे एयर में नाइट्रोजन 70% है, ऑक्सीजन 28% है, बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेस 2% है, यानी अगर सबका परसेंटेज गिवन है तो हम दरअसल में एयर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज पता है तो उसके परसेंटेज को नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के परसेंटेज को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाकी गैसेस हैं उनके परसेंटेज को उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज की टोटल क्वांटिटी 100 होती है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है यार किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बहुत काम का होता है मेरे भाई। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को देखकर उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, जिसके लिए फॉर्मूला ये चलता है, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर हमें निकालना है कंपाउंड में तो हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो हमारे पास यूरिया, जो कि लैब में बना हुआ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हम लेंगे 2, क्योंकि नाइट्रोजन 2 बार आया है। फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा नाइट्रोजन के मास से, तो बस एक ही नाइट्रोजन के मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 14, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड लेना है। यूरिया का मास मुझे याद है 60 होता है, आप निकाल लेना, इनटू 100। इस तरह से हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। आप चाहो तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन किसी का भी निकाल सकते हो सेम फॉर्मूले से। बाकी आगे बात करें यार, एक टर्म आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को स्मॉलेस्ट इंटीजर में लिखने पर बनता है। एग्जांपल के तौर पे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, तो इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में अगर आप लिखोगे तो इन दोनों 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हो, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH आएगा। ऐसे ही एसिटिलीन, जिसे हम एथाइन भी बोलते हैं, वैसे तो उसका फॉर्मूला C2H2 होता है, लेकिन आप चाहो तो इन 2 को सिंप्लीफाई करके CH लिख सकते हो। तो कभी भी किसी फॉर्मूले को, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हो तो उसे बुलाया जाता है उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैंने इन दोनों डेटा को इसलिए लिया है ताकि एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता पाऊं कि कई बार अलग अलग कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हैं, उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ जाते हैं। बाकी एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इस n की जरूरत है, और n निकल आता है मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के डिवीजन से। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहां से मिलेगा? तो ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस को जोड़ दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बस यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास एक और इंफॉर्मेशन से निकाला जाता है, और वो है गैस की वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी का डबल उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं किसी गैस की वेपर डेंसिटी तो मैं बोल दूं 14 है, तो उस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 28 हो जाएगा अपने आप। तो वेपर डेंसिटी की हेल्प से किसी भी गैस का आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, पर याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। आगे अगर बात करें, क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं कि यार परसेंटेज कॉम्पोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आए तो हम बना ले जाए। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस सब्सटेंस में प्रेजेंट अलग अलग एटम के परसेंटेज की। तो लेट्स से कोई एग्जांपल, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन इतने %, हाइड्रोजन इतने %, क्लोरीन इतने %।
तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम ये टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जितने भी एटम्स हैं उनको टेबल के फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, उनके परसेंटेज को सेकंड कॉलम में, और उनके एटॉमिक मास को जो हमें रटे होने चाहिए थर्ड कॉलम में। फिर हम एक रेशियो निकालेंगे जिसे बोलेंगे मोलर रेशियो, और ये मोलर रेशियो सब्सटेंस के परसेंटेज और एटॉमिक मास को डिवाइड करके निकलेगा। तो ये कार्बन के लिए आ गया, ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए और ऐसे ही क्लोरीन के लिए। फिर इसके बाद हमें निकालना होता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करना होगा, इस मोलर रेशियो में जो नंबर सबसे छोटा है हम उस नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 1.65 को 1.65 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2.20 को 1.65 से डिवाइड करेंगे 1.33 आएगा, सेम यहां पर भी। फिर वैसे नॉर्मली अक्सर ऐसा होगा कि यहां पर आपको इंटीजर ही मिल जाएंगे या इंटीजर की बहुत क्लोज वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है यहां पे 3.9 मिल जाता, उसे राउंड ऑफ कर देना 4 पे, अगर 1.1 मिल जाता तो उसे राउंड ऑफ कर देना 1 पे। पर 1.33 और 1.5 को राउंड ऑफ करना अलाउड नहीं है, हमें इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 3। अगर हमें डेसिमल के बाद 33 दिया हुआ है और अगर 1.5 है या 2.5 है तो बाय मल्टीप्लाइंग 2। इससे क्या होगा, अब ये नंबर अपने क्लोजेस्ट इंटीजर में आएंगे। तो अगर आपने इनको 3 से मल्टीप्लाई करा है तो सारा रेशियो मेंटेन करने के लिए इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि ये पहले से इंटीजर में था। लेकिन फिर भी यहां करना पड़ेगा ताकि सारे रेशियो सेम रहे, क्योंकि रेशियो में अगर एक जगह कोई चेंज करोगे तो वो चेंज सब जगह करना पड़ता है। तो ये 3 बनेगा, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूले में जो कार्बन है उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो से निकलेगा उसमें कार्बन आएगा 3 बार, हाइड्रोजन 4 बार और क्लोरीन 4 बार। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या करोगे, क्वेश्चन में फिर यहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं दी है, लेकिन अगर कोई एक्चुअल न्यूमेरिकल आएगा उसमें दी जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास या वेपर डेंसिटी दी जाएगी। वेपर डेंसिटी दी है तो मॉलिक्यूलर मास इस फॉर्मूले से निकाल लेना। मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करोगे n आ जाएगा, और इसी n को एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेंगे। बात करते हैं अब यार इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री हमें हेल्प करता है एक रिएक्शन में अलग अलग सब्सटेंस के मोल्स मासेस के अमाउंट को आपस में रिलेट करने में। कि अगर हमें एक रिएक्शन है, जैसे मान लो N2H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, तो कितना नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करके कितना अमोनिया बनाएगा, इसको हम स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक बात याद रखना, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, और रिएक्शन में हर सब्सटेंस के पीछे जो नंबर लिखा होता है इन्हें बुलाया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब नाइट्रोजन के पीछे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इसे 1 मानेंगे। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का 3 और अमोनिया का 2। अब यहां पर स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि इस बैलेंस रिएक्शन में अगर दुनिया में कहीं पर भी ये रिएक्शन हो रही होगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो रिएक्ट करेगा मोल वाइज वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर करेगा। यानी कुछ इस तरह से कि नाइट्रोजन के मोल हाइड्रोजन के मोल जब भी इस रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे हमेशा वो 1 और 3 के रेशियो में करेंगे। अब मान लो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 10 मोल नाइट्रोजन है और तुम ढूंढना चाहते हो कि कितने मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, तो इस फॉर्मूले में बस 10 रख देना, हाइड्रोजन का मोल निकल आएगा। तो एक चीज का मोल दिया होगा, दूसरे का मोल तुम इस स्टोइकियोमेट्री से निकाल लोगे, और ये स्टोइकियोमेट्री तुम रिएक्शन में प्रेजेंट किन्हीं भी 2 चीजों के बीच में लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लगाई है, ऐसे ही आप नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में लगा सकते हो। पर जब नाइट्रोजन और अमोनिया के मोल्स का रेशियो निकालोगे तो आपको इक्वल टू के दूसरी तरफ इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे। तो जब नाइट्रोजन और अमोनिया लोगे तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानोगे और अमोनिया का 2 मानोगे। ऐसे ही हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए करोगे तो ये 3 और 2 का रेशियो आएगा। अब होगा क्या, इसमें राइट हैंड साइड में तो नंबर है, लेफ्ट साइड में तुम्हें कोई चीज नहीं दी जाएगी। हो सकता है हाइड्रोजन दिया हो अमोनिया निकालना हो सकता है अमोनिया दिया हो हाइड्रोजन निकालना हो, लेकिन ये स्टोइकियोमेट्री तो मोल में। आप ऐसी ही स्टोइकियोमेट्री मास में भी रख सकते हो, बस मास में एक छोटा सा चेंज आएगा। अगर मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मास का हमें अमाउंट का रेशियो निकालना है तो नंबर तो यही वाले इस्तेमाल करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसमें मल्टीप्लाई और कर दोगे इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस से। अगर नाइट्रोजन ऊपर है तो नाइट्रोजन के मोलर मास को ऊपर मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास को नीचे मल्टीप्लाई करो। अब ये नंबर तो हमें पता ही है, नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको दिया है आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है, बताओ वो कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। इस फॉर्मूले में नाइट्रोजन का मास रखना, हाइड्रोजन निकल आएगा। ऐसा तुम किसी और के लिए भी कर सकते हो। बस याद रखना अगर आपने हाइड्रोजन अमोनिया लिया है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन दोनों के चलेंगे, साथ में मल्टीप्लाई इनके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास से आप कर दोगे। इसी से आप मास को मोल से भी रिलेट कर सकते हो तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। बाकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग एजेंट का। लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, अक्सर रिएक्शन में कोई एक ऐसी रिएक्टेंट होता है जो पहले खत्म हो जाता है, उसे ही बुलाया जाता है लिमिटिंग एजेंट, और यही हमें बताता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके मान लो अमोनिया बना रहे, अब जब भी लिमिटिंग एजेंट का प्रॉब्लम आता है तो हमें यह जरूर बताया जाता है कि रिएक्टेंट के अमाउंट कितने कितने हैं।
दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए जाते हैं। तो यहां पर आज से माना आपको दे दिया गया नाइट्रोजन 5 मोल है, हाइड्रोजन 10 मोल है, और मैंने पूछ लिया बताओ इनमें से कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। अक्सर बच्चों का जवाब होता है जो कम है वो पहले खत्म हो जाएगी, और अगर तुम भी यही कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, तो लिमिटिंग एजेंट हमें ढूंढना पड़ता है। अब लिमिटिंग एजेंट ढूंढने की एक ट्रिक होती है और जो हमेशा काम करेगी, ये बड़े आराम से हम लगाएंगे, बट ये ट्रिक हम तब लगा रहे हैं जब हमें मोल्स गिवन है, तो उसके लिए हमें एक रेशियो निकालना होता है। अब हम जितने भी रिएक्टेंट है वो सबके लिए रेशियो निकालेंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो रेशियो ऐसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के जितने गिवन मोल है डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 5 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए करा 10 डिवाइडेड बाय 3। तो इन दोनों में जो नंबर जिसका छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो आप नोटिस कर रहे होगे भले चाहे हाइड्रोजन के मोल ज्यादा थे, लेकिन ये रेशियो हाइड्रोजन का छोटा आ रहा है, तो यहां पर लिमिटिंग एजेंट मेरे भाई हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन। पर याद रखना गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नंबर निकालने वाला जो रेशियो है ये तब काम करता है जब आपको रिएक्टेंट्स के मोल दे रखे हों। कई बार हमें लिमिटिंग एजेंट मास की हेल्प से निकालना होगा। अब मास की हेल्प से अगर निकालना है तो मेरे भाई एग्जांपल में आपको रिएक्टेंट के मासेस दिए हैं, यहां पर भी अगर मैं पूछूं बताओ कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी, तो अक्सर बच्चों को लगता है यार हाइड्रोजन कम है वो पहले खत्म हो जाएगा। मैं फिर से बोलूं ऐसा नहीं होगा, आपको लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना होगा। मासेस के लिए फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो गिवन मास है उसे डिवाइड करेंगे स्टोइकोमेट्रिक मास से। अब ये क्या चीज होती है स्टोइकोमेट्रिक मास, तो इसको निकालने के लिए आप सब्सटेंस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन के लिए निकालना है तो नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीछे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, 1 को नाइट्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 ग्राम मास दिया है, नाइट्रोजन का मास 28, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 28, रेशियो आया 0.71। सेम हाइड्रोजन के लिए गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक मास। अब हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक मास कैसे निकलेगा, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हाइड्रोजन के मास को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है आंसर 1.66। और यहां पर भी जो जिसके लिए रेशियो कम आया है वही हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन मेरे भाई। अब आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझने के लिए पहले सोल्यूशन समझ लेते हैं। सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। अब इसमें से एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने में बनेगा सोल्यूशन। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमेशा सोल्यूशन से मैच करती है और सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है। अक्सर बच्चों को लगता है सॉल्वेंट बस वही चीज होगी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, नहीं, सॉल्वेंट के लिए सबसे पहले तो उसकी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन से मैच करनी चाहिए। बाकी अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सोल्यूशन बना रहे हो तो ये फॉर्मूला हमेशा फॉलो होगा, मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। और ये इक्वेशन वैलिड नहीं है वॉल्यूम के लिए, कभी ट्रू हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा आपने 50 ml एल्कोहल मिलाया, 50 ml पानी मिलाया, सोल्यूशन 100 ml बन जाएगा, हो सकता है 100 ml से कम बने। इसलिए वॉल्यूम पर ये बात ट्रू नहीं है, बट मास पे ये बात हमेशा ट्रू है। बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहला आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें बताएगा सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट, कितना सॉल्वेंट, कितना सोल्यूशन प्रेजेंट है। उसमें सबसे पहले परसेंटेज आता है, परसेंटेज में भी सबसे पहले आता है परसेंटेज मास बाय मास। बोलते मास बाय मास है, लिखते W/W है, क्योंकि केमिस्ट्री में यार मास और वेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही मान के ट्रीट करे जाते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला आता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, दोनों ग्राम में होंगे इनटू 100। ऐसे ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों जगह वॉल्यूम आ जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज इनके कैलकुलेशन तो बड़े सिंपल आते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज होती है वो होती है इस तरह की इंफॉर्मेशन। कई बार आपको परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा और मोलारिटी निकालनी होगी या मोलालिटी निकालनी होगी, तो परसेंटेज की इंफॉर्मेशन से सोल्यूट और सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो अगर आपको ये दिया है हमारे पास 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो बाय डिफॉल्ट आप अपने आप मान लेना आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो आपको सोल्यूशन का अमाउंट मिल गया और ये जो 15 ग्राम है ये हमारा सोल्यूट बन जाएगा। हमने 100 ग्राम ही क्यों अज्यूम करा, क्योंकि परसेंटेज की टोटल क्वांटिटी 100 होती है। ऐसे ही 15% वेट बाय वॉल्यूम है, तब क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को आपको 100 अज्यूम करना होता है। तो यहां पर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो आप 100 ml सोल्यूशन अज्यूम करोगे और ये जो नंबर है ये हमारा सोल्यूट का मास बन जाएगा, जो कि इस केस में ग्लूकोज है और ऊपर भी ग्लूकोज है। तो हमें सोल्यूट का मास मिल गया और सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। अब इससे तुम कोई और कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो, जैसे कि मोलारिटी। मोलारिटी की वैसे डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, और 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी आप बोल सकते हो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बनता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी हम चाहें तो मोल की जगह मास अपॉन मोलर मास रख के फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर ले, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। इससे भी मोलारिटी आएगी। मोलारिटी की यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर। अब नोटिस करना, देखो अगर मुझे मोलारिटी निकालनी है तो मुझे मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए। और नोटिस करो
जब मैंने 15% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन दिया था तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूट इसी इंफॉर्मेशन से मिल गया। तो इससे मोलारिटी निकालने के लिए मैं मास की जगह 15 रख दूंगा, वॉल्यूम की जगह 100 और मोलर मास की जगह पर मेरे बच्चे ग्लूकोज था तो 180 आ जाएगा। तो देख रहे हो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दूसरे में बड़े आराम से चेंज हो जाएगा। अच्छा, वाटर की मोलारिटी याद रख लेना 55.5 होती है, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये डेटा कई बार इस्तेमाल होगा। और कई बार आपको मोलारिटी स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम ऐसे दिया होगा कि मोलारिटी m/20 है, इसका मतलब होता है 1/20 मोलारिटी है या 1/20 मोल पर लीटर सोल्यूशन है। और इससे भी तुम क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे, यहां पर तुम सोल्यूशन को 1 लीटर अज्यूम करोगे, 100 नहीं, क्योंकि 100% इसलिए होता है और यहां पर 1 आपको अज्यूम करना होता है। तो 1 लीटर सोल्यूशन में ये जो नंबर है इतने मोल्स सल्यूट हो जाएगा, मास नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला मोल्स के ऊपर डिफाइन है तो मोल्स सल्यूट के आ जाएंगे। तो सिर्फ मोलारिटी की इंफॉर्मेशन से तुम दो चीजें निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट। और एक बार सोल्यूट के मोल्स आ गए तो मोल एल्गोरिथम की हेल्प से मोल से मास भी निकाल सकते हो। फिर अगला आ जाता है मेरे बच्चे यार, कई बार हम दो चीजों को मिलाते हैं तो फाइनल मोलारिटी कैसे निकलती है। तो फाइनल मोलारिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। m1v1 पहले सोल्यूशन का मोलारिटी और वॉल्यूम है, m2v2 दूसरे का मोलारिटी और वॉल्यूम है। तो मान लो अगर 3 मिलाओगे तो m3v3 और डिनोमिनेटर में v3 और ऐड कर देना, 4 लोगे तो m4v4 डिनोमिनेटर में v4 और ऐड कर देना। पर इस फॉर्मूले के साथ एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब सोल्यूशन हमारे पास सेम टाइप के हो, मतलब NaOH और NaOH दो अलग अलग मोलारिटी के NaOH आप मिला रहे हो तो फाइनल मोलारिटी के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। एक HCl दूसरा HCl दोनों अलग अलग मोलारिटी के HCl आप आपस में मिला रहे हो तो फाइनल मोलारिटी के लिए ये आप फॉर्मूला लगाओगे। बट अगर एक अलग कॉन्सेंट्रेशन का NaOH और एक दूसरे अलग कॉन्सेंट्रेशन का HCl है और दोनों को मिलाया तो क्योंकि दोनों रिएक्ट कर सकते हैं तो फाइनल मोलारिटी फिर इस फॉर्मूले से निकलती है। मॉड है यहां पर m1v1 - m2v2, 1 को आप मान लो एसिड और 2 को मान लो बेस, तो फॉर्मूला आ जाता है मॉड, अगर एसिड बेस को मिक्स कर रहे हो तो m1v1 - m2v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। अब माइनस क्यों करा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो मोल घट जाते हैं। अब एसिड ज्यादा है तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेस है तो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका पीएच भी आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो लिटमस का कलर भी चेंज करेगा। बट डेफिनेटली फाइनल मोलारिटी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। बट ये भी फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, ये तभी काम करेगा जब एसिड और बेस में नंबर ऑफ H+ और OH- सेम हो। जैसे HCl में एक H होता है और NaOH में एक OH होता है, अगर इसका H और इसके OH का नंबर मैच कर रहा है तभी ये फॉर्मूला काम करता है, अदरवाइज फिर हमें स्टैक्योमेट्री से ही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि एक ट्रिक भी होती है, यहां पर आप N1 N2 का मल्टीप्लाई कर दो, N1 एसिड के नंबर ऑफ H+ होंगे और N2 बेस के OH- होंगे, तब भी काम कर जाएगा, बट ज्यादा बेटर स्टैक्योमेट्री से ही करो। बाकी अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी, जो कि मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। हर वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें मोल और सिर्फ मास आ रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, तो मोल टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होते, मास टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होता, इसीलिए मोलालिटी भी चेंज नहीं होगी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और ऐसा नहीं कि यही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, परसेंटेज मास बाय मास हमने जो पढ़ा था उसमें भी फॉर्मूले में बस मास के टर्म आ रहे हैं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इन शॉर्ट, अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे ही फिर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी की बजाय अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी मोल्स की जगह फॉर्मूला रख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलालिटी का यूनिट क्या बनेगा, ये बनता है मोल पर केजी। और यहां पर भी वही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाय डेसीमोलल सॉल्यूशन। तो पहले तो डेसीमोलल का मतलब समझो, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1/10 है उसे बुलाया जाता है डेसीमोलल सॉल्यूशन। अब डेसीमोलल सॉल्यूशन का अगर आपको मोलालिटी का डेटा पता है तो इससे भी तुम दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। पहला, सॉल्वेंट का अमाउंट, याद रखना मोलालिटी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट मान लो 1 kg है, तो ये जो नंबर है ये हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट बन जाएगा। और नोटिस करना, तुम्हें यहां पर सोल्यूट का मास मिल गया है और सॉल्वेंट का मास मिल गया है, सोल्यूट के मोल्स मिल गए। अब सोल्यूट के मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास मिल जाएगा, तो तुम कोई और कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी निकाल पाओगे बड़े आराम से। बाकी मोलारिटी और मोलालिटी में जो रिलेशन होता है, ताकि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को तुम दूसरे में बड़े आराम से चेंज कर लो, ये होता है 1/मोलालिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। इस फॉर्मूले में बस एक बात याद रखना, डेंसिटी हमें लेनी होती है हमेशा ग्राम पर ml में। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टेम्परेचर यूनिट डिपेंडेंट है,
फिर अगला आता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर मोल फ्रैक्शन में भी सिर्फ मोल के टर्म्स आते हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर चेंज होने से मोल फ्रैक्शन कभी नहीं बदलेगा। तो मान लो अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में ए बी सी अलग अलग सब्सटेंस है और ए के Na मोल, बी के Nb मोल, सी के Nc मोल आपको पता है, तो अगर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, चाहे ए का, चाहे बी का, चाहे सी का, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जिसे आप काई या एक्स से डिनोट करते हो, उसका फॉर्मूला आएगा उस कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यानी अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दो। अच्छा, टोटल मोल में इन सारे मोल्स को जोड़ना होता है। बाकी अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन के साथ काम करें, इसका मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बस दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। और ऐसे इसमें भी उस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि अगर मान लो आपको NaOH का एक्वा सॉल्यूशन दिया और उसका मोल फ्रैक्शन 0.2 दे दिया है कि भैया NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो इसका क्या मतलब है? तो इससे हमें दो चीजें निकालनी है कि सॉल्यूशन कितना है और सॉल्यूट कितना है। कैसे निकलेगा? अगर मोल फ्रैक्शन का डेटा गिवन है तो आप सॉल्यूशन को टोटल 1 मोल मान लो, तो ये जो मोल फ्रैक्शन का डेटा है इतना हमारा मोल सॉल्यूट का हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्यूशन के मोल टोटल पता चल गए 1 और सॉल्यूट के मोल पता चल गए 0.2, तो टोटल में से सॉल्यूट के माइनस कर दो तो आपको सॉल्वेंट के मोल भी मिल जाएंगे। सॉल्वेंट के मोल मिल गए तो समझना, सॉल्वेंट के अगर मोल मिल गए तो सॉल्वेंट के मोल को तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो तुम्हें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सुनना, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें पता है और हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो हम निकाल लेंगे मोलालिटी। तो यानी मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कन्वर्ट करा जा सकता है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मोल फ्रैक्शन से अगर आपको मोल का सॉल्यूट का डेटा निकालना है तो सॉल्यूशन को 1 मोल मान लेना और सॉल्यूशन के 1 मोल में से मोल फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो सॉल्वेंट के मोल आ जाएंगे। सॉल्वेंट के मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। बाकी फिर अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक आता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm बोलते हैं इसको। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में। अब 1 मिलियन में कोई भी चीज होती है 10 टू द पावर 6, तो आप 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन, गलती से मिलियन टाइप हो गया है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ppb। तो यहां पर 1 बिलियन में कोई भी चीज 10 टू द पावर 9 होती है तो आप 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर एक और बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है नॉर्मेलिटी। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल मोलारिटी की तरह मैच करता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर बस हमें समझना है कि यार ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, जो पीछे हम लोगों ने अभी मिस करा था वही आगे कवर करेंगे। और किसी भी चीज का अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका फॉर्मूला होता है उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n। n एक फैक्टर है जिसे कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे, बट उससे पहले अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये फॉर्मूला रखूंगा तो मास न्यूमरेटर में आएगा और इक्विवेलेंट मास डिनोमिनेटर में, और इक्विवेलेंट मास खुद मोलर मास अपॉन n है। तो डिनोमिनेटर में अगर आप ये फॉर्मूला डालोगे तो n न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू n डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार ये n क्या होता है। तो ये n एक फैक्टर है जिसे n फैक्टर बुलाते हो। एसिड के लिए ये बराबर होता है H+ आयन के 12। H+ एसिड में कितने हैं, जैसे HCl में 1 H+ है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। बेस के लिए OH- आयन होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल्टा, इसमें 2 OH हैं तो उसके लिए n की वैल्यू 2 आएगी। सॉल्ट के लिए होता है टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे NaCl में टोटल पॉजिटिव 1 चार्ज है, टोटल नेगेटिव -1 है, तो आप कोई भी एक 1 ले सकते हो, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज का चाहे तो नेगेटिव चार्ज का। साइन नहीं रखना, बस नंबर रखना है। ऐसे कैल्शियम सल्फेट अगर है तो उसमें कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, सल्फेट पे 2-, तो आपको कोई भी चार्ज ले लेना है पॉजिटिव या नेगेटिव, बस साइन नहीं रखना है, वैल्यू रखनी है 2 रख देना, तो उससे आप सॉल्ट का n फैक्टर निकाल लोगे। n फैक्टर को डिवाइड कर देना मोलर मास में तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास और मास को डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएंगे। इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करना तो वॉल्यूम अगर ml में है 1000 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकल आएगी। और नॉर्मेलिटी का एक और रिलेशन होता है कि जो नॉर्मेलिटी है वो मोलारिटी इनटू n फैक्टर होता है। तो अगर तुम्हें नॉर्मेलिटी निकालना नहीं आता तो मोलारिटी निकाल लो और बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो बड़े आराम से निकल आएगा। अब देखो मैंने इन तीनों चीजों के n फैक्टर तो तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के पूरे फॉर्मूला मास को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस पर मॉलिक्यूल। अगर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन पर मॉलिक्यूल लेना है, उसी से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा।
तो ये वो सारे फॉर्मुले थे जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे कवर कर दिए। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई अपने अप्रिसिएशन शो करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि लगातार ये वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।